उसमें चर्चा हुई, वाद विवाद हुआ। और मैं एक सीधा कटाक्ष करता हूं, मैंने उनके मैनिफेस्टो को लाइन बाय लाइन पढ़ा। आज वो कह रहे हैं कि हम छात्रों को दे देंगे, हर महिला को दे देंगे, हर साल पैसा दे देंगे। आपको मालूम है कहां से देंगे? कटौती, कहीं कटौती होगी तभी देंगे या वसूला जाएगा आपसे? जो जीएसटी आप पे लिया जाता है, सारी वस्तु जो आप खरीदते हो, चाहे अमीर खरीदेगा, चाहे गरीब खरीदेगा, चाहे मध्यम वर्ग का आदमी खरीदेगा, चाहे हाथरस में खरीदेगा, सादाबाद खरीदेगा या मुंबई में खरीदेगा, जीएसटी तो सब पे एक जैसी लगती है। इनकम टैक्स अलग अलग लग सकता है, जीएसटी तो सब पे एक समान है कि नहीं? तो या तो वहां से वसूली बढ़ेगी या कटौती होगी। कटौती कहां होगी? किसानों, आपने हिसाब नहीं लगाया, इसका विश्लेषण बाहर नहीं हुआ। पूरे मैनिफेस्टो में जो सालाना 6,000 रुपए सीधा किसानों को दिए जाते हैं, उसका कहीं कोई वर्णन उल्लेख नहीं है। वरना लोकदल भी विपक्ष में था, हम चुनाव लड़ रहे थे, हमने कहा 6,000 कम है, पर्याप्त नहीं है, लागत कई गुना बढ़ गई, किसानों के खर्चे बढ़ रहे हैं, ये निधि बढ़ाई जानी चाहिए। कहा था कि नहीं कहा? यही खड़े होकर हमने कहा। विपक्षी पार्टियों का यही काम होता है, ये देखना कौन सी सरकारी योजना चल रही है, किसमें हम बढ़ोतरी कर सकते, उसी आधार पर बातें हो। आज कांग्रेस पार्टी किसानों का वोट लेना चाहती है। क्या एक लाइन लिख नहीं सकते थे कि 6,000 रुपए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, इसको हम बढ़ाएंगे? नहीं लिखा, उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। इसलिए मेरा दावा यह है कि अगर सरकार में आप बनाएंगे तो सबसे पहले इस योजना को खत्म कर देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि इसका श्रेय उनको जा रहा है, उसका श्रेय प्रधानमंत्री को जा रहा है, इसलिए ऐसी योजना को बंद करो। इस तरह की सोच इनके अंदर है। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी, कई जगह कई मोड़ पे जो सहयोग हम चाहते थे, किसानों के लिए जो काम होने देखना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी के रहते कई बार वो काम नहीं हो पाया। और कई दशक बाद चौधरी चरण सिंह जी को बहुत बड़ा सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान देश का, 53 लोग जो भारत रत्न जिनको आज तक दिया गया, उसमें चौधरी चरण सिंह जी का नाम हमेशा हमेशा के लिए लिखा गया। और वैसे तो जिनको भारत रत्न मिला है सब महान है, लेकिन इस वर्ष 3 ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र खास तौर से करूंगा। एक तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी साहब ने राजनीतिक और सामाजिक नीति और अर्थनीति में देश के लिए एक रास्ता दिखाया, किसान कमेरे वर्ग को संगठित किया। और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, जो हाई यील्डिंग वैरायटी बीज विकसित करके किसान के हाथ में देने का काम, जिससे हमें मालूम है कि देश की खेती पहले क्या थी और उसमें क्या विकसित हुआ, नई शैली और नई विधि को तैयार करके आप तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाने वाले डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का सम्मान सरकार करती। और कर्पूरी ठाकुर, आज ये लोग न्याय की बात करते हैं। आप लोग को जानते हो कि कर्पूरी ठाकुर जी और चौधरी चरण सिंह जी एक ही विचारधारा के जो प्रतिबंध। और कर्पूरी ठाकुर जी ने जो ईबीसी कोटा जो मोदी जी लाए, पूरे देश में लागू किया, उसकी शुरुआत बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने की थी, तो चौधरी चरण सिंह जी के आशीर्वाद से उन्होंने वो शुरुआत की कि जो गरीब वर्ग है उसकी पहचान। और चौधरी चरण सिंह जी कहते थे इस बात, वो तो चाहते थे कि किसान के बेटों के लिए आरक्षण होना चाहिए, जो गांव की जो पाठशाला में पढ़ाई कर रहा है और फिर प्रतिस्पर्धा में उसे एक ही जगह खड़े कर दिया जाता है, जिसको अब तक कुछ मिला नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली पूरी जीवन भर में, तो व्यवस्था उसके लिए बननी चाहिए। ये चौधरी चरण सिंह जी की सोच। तो आज वो लोग कह रहे हैं कि देखो ये आ जाएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी ने लड़ी, देश के इतिहास में किसी ने लड़ी नहीं है। और आज नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो एनडीए की तरफ से मैं कह सकता हूं इस बात कि बाबा साहब द्वारा स्थापित और दिया गया हमारे देश का जो संविधान है, इस संविधान के साथ कोई छेड़खानी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, ना होने देंगे। तो ये पहले मोबाइल फोन पहले भी थे, ये विधि इस पे विचार यूपीए 2 में, क्योंकि हमें मालूम है, एक आध में अंदर की बात आपको बता सकता हूं, क्योंकि यूपीए 2 में बहुत छोटे कार्यकाल के लिए चौधरी अजीत सिंह जी मंत्री,
उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय इस विषय पे चर्चा हो रही कि सीधा लाभार्थियों को, क्योंकि सारी जानकारी, डेटा, विधि सब कुछ उपलब्ध थी सरकार के पास, कि ऐसी हम व्यवस्था बनाए सीधा लाभ लाभार्थियों को चिन्हित करके सीधा उनके खातों में पहुंचा। लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी, निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, वो नहीं चाहते थे इस तरह के फैसले लेना, और वह सरकार वो काम नहीं करता। मोदी जी आए, उन्होंने इस बात को समझा। हो सकता है कि इस राजनीतिक व्यवस्था में बहुत लोग होते हैं जो अपने अपने स्वार्थ से जुड़े होते हैं, सभी पार्टियों में होते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक फाइल मेरे यहाँ मेज के आगे रहेगी तब तक मैं ताकतवर हूं, मेरी पूछ है, और सीधा ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा तो ना अधिकारी को कोई पूछ रहा, ना वर्कर को कोई पूछ रहा, ना मुझे कोई पूछ रहा है, तो सीधा ही लाभ मिल गया। तो इसलिए इस तरह के रोड़े होंगे, सामने आए होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की एक विशेष खूबी है कि वो निर्णय ले लेते हैं, और जब वो निर्णय ले लेते हैं तो निर्णय लागू होता है, वो सरकार की नीति बन जाती है। बड़ा विश्वास देश का उन्होंने जीता, बड़ी बहुमत आपने उनको दी 2 बार, इसलिए इस तरह से 2 टूक के वो निर्णय ले पाए। और आज चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, आयुष्मान भारत हो, सामाजिक कवच सबसे अति गरीब को देने की बात हो, तो आज योजनाएं बन भी रही हैं, क्रियान्वित भी हो रही हैं, उनका लाभ और प्रभाव सबसे निचली इकाई तक, गरीब तक पहुंचा है बिना किसी भेदभाव के। तो ये गति हमें बना के रखनी है। सामने वाले भी हैं में खड़े हैं, और अक्सर जब चुनाव लंबा होता है, गर्मी में चुनाव हो रहा है, तो एक थकान सी दिखती है चेहरे पे। इनके चेहरे में रौनक है, ये कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है कि जनता मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। और यहाँ छवि मियाँ के इस बाग में जो आपको देखिए, इस संख्या में और जज्बात के साथ आप आए हो, तो फिर आज भी और रात में और चैन की नींद सोएंगे हमें। अभी बात हो रही थी मंच पे, किसी ने इनका आकलन करके मुझे बताया कि सीधे हैं, बहुत सीधे हैं। तो मैंने कहा एक आध सीधा भी तो होना चाहिए, राजनीति क्यों नहीं होना चाहिए। टुट्टू भैया जिंदाबाद भी आया है। कुछ लोग मुझे बता रहे थे यहाँ भी आप लोगों को, किसानों को जानकारी पूरी है, यहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान है, आप लोग नीति भी समझते हो, खेती भी समझते हो, और कुर्बानी भी देखते हो, कुर्बानी भी करते हो, देते हो, देश के लिए शहादत देते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के साधारण किसान परिवार, यहाँ के नौजवान वाकई देश प्रेमी। और आप जानते हो कि जब तक हम लोगों का बीच भाईचारा बना रहेगा, आपस में सामंजस्य बना के, समन्वय बनाते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, भारत समाज को कैसे हम तरक्की से जोड़े, मुख्यधारा में गांव के लोगों को लाएं, भारत को विकसित देश की श्रेणी में कैसे हम जोड़े, इन चीजों को लेके हम लोग गंभीर। कुछ तो मैं अकेला प्रयास कर सकता था, लोकल के हमारे विधायक करते, अब हम एनडीए में हैं, पूरे हाथ जिले के विधायक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधियां मंच पे हैं, और फिर एक भले आदमी यहाँ से सांसद बन जाएंगे। और तो मैं और ये मिलकर, ताकि यहाँ क्षेत्र में कुछ बड़ा निर्माण हो। सांसद का काम ये नहीं होता कि नाली, सड़क और गली के रास्ते, वे तो उसके लिए तो और बहुत साधन होते हैं। हमें और इनको साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करना है, क्योंकि पूरे राज्य का दायित्व अभी तक संभाल रहे हैं। इनको बहुत कम समय में एक बड़ा राजनीतिक अनुभव मिल गया है, प्रशासनिक अनुभव मिल गया है, और इसमें कोई शक नहीं है, इन्होंने मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने। ये लोकल में भी रहे, गुणवान व्यक्ति है, तभी जनता ने उनको मौका दिया। और इनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इन पे विश्वास के लोग करते हैं, तभी उनको चेहरा बनाकर आपके बीच इन्होंने पेश किया है। तो इन बातों को समझते हुए, क्योंकि भारत का वोटर वो ठीक है, लगाव अलग अलग जगह होता है, लेकिन हर एक वोटर की मानसिकता होती है कि मेरे वोट प्रभावी बने, मेरे वोट से जीत हो, मेरे वोट जीत की तरफ जा रहा है, प्रत्येक वोट की गिनती हो, हर एक व्यक्ति चाहता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि खास तौर से साराबाद के लोगों से मेरी खास अपील है, लोकल के कार्यकर्ताओं से अपील है, आपकी एक एक वोट प्रभावी वोट होगी और जीत की तरफ होगी, ये आपको सुनिश्चित करना है।
और आपकी वोट शादाबाद को भी ताकत देगी। हाथरस लोकसभा क्षेत्र में आपको बेहतर प्रतिनिधि देगी। खुद ताकतवर है, खुद काबिल है, इनके अंदर काबिलियत है और ये वोट मुझे भी ताकत है, ये वोट मुझे भी ताकत देगी। ये मान लेना कि हाथरस लोकसभा क्षेत्र में यहाँ जो सिंबल है हमारे एनडीए का कमल का फूल, इस चुनाव में ये सिंबल जयंत चौधरी का सिंबल मान के आपको वोट देनी होगी। ये मैं आपसे विशेष निवेदन करने और प्रार्थना करने आया हूँ। धन्यवाद। जय